हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और बात करने वाले हैं 12th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 आरबीएससी बोर्ड के अंदर, जिसका नाम है गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक हो गया गाउस के नियम, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। और गाउस के हमारे आरबीएससी बोर्ड के अंदर गाउस के नियम के 4 अनुप्रयोग हैं। तो पहला हो गया अनंत रेखीय आवेशित तार। तो देखो, इसे दो तरीके से बोल सकते हो, अनंत रेखीय आवेश बोल सकते हो या अनंत रेखीय आवेशित तार बोल सकते हो। ठीक है, के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा है आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहने का मीनिंग, हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है और वो आवेशित है, उससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माना एक अनंत लंबाई का धन आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये हो गया वो अनंत लंबाई का तार। डैश 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 कर दीजिए, जो ये बता रहा है कि इसकी लंबाई अनंत है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने इस पर आवेश ना लेकर आवेश घनत्व लिया है। आवेश घनत्व लेने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी लंबाई अनंत है, और अगर लंबाई अनंत होगी तो आवेश भी कितना होगा? अनंत ही होगा। और अगर हम आवेश को अनंत मान लेंगे तो हम तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हें याद रखना है, जब किसी वस्तु का आकार परिमित हो, परिमित मतलब जिसको मापा जा सके, तो उस पर आवेश मानते हैं। और जब किसी वस्तु का आकार अपरिमित हो यानी कि अनंत हो, तब हम उस पर आवेश न मानकर आवेश घनत्व मानते हैं। अब चूंकि ये तार है और तार पर जो आवेश फैलेगा, आवेश वितरण होगा, वो एक ही दिशा में होगा, इसलिए आवेश घनत्व तो माना जाएगा। वो भी कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि यहाँ पर आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश है। अगर यहीं ये प्लेट हो जाए तो आवेश ऐसे ही फैलेगा, ऐसे ही फैलेगा, है ना। तो दो विमा में हो जाएंगी, और दो विमा का निकाला जा सकता है क्षेत्रफल। तो अगर हम प्लेट लेंगे तो यहाँ रेखीय आवेश घनत्व ना मानकर क्षेत्रीय आवेश घनत्व लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा वो तार हो गया। अब हमें इस तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए, हमें इस तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस तार से r दूरी कहाँ कहाँ हो सकती है भाई? देखो, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर। मानते हैं नहीं? r को अगर मैं 5 सेंटीमीटर मान लूँ और अगर 5 यहाँ है तो इस यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी हो सकती है 5, यहाँ भी, इसी प्रकार यहाँ भी हो सकती है ना। तो ऐसा क्या समझ रहे हो? एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, और वो आर ऊपर भी हो सकता है और वो आर नीचे भी हो सकता है, वो आर इधर भी हो सकता है और वो थोड़ा इधर भी हो सकता है। तो हमारे माइंड में एक ऐसा प्रश्न बन रहा है जिसकी आकृति बेलनाकार है। और तुम्हें याद होगा, जब मैंने एक वीडियो बनाया था अभी पीछे जिसका नाम है गाउसियस पृष्ठ, तो गाउसियस पृष्ठ में हमने सीखा था कि अनंत लंबाई के तार के लिए जो गाउसियन पृष्ठ होता है उसकी आकृति बेलनाकार होती है। ठीक है, तो वो बेलनाकार आकृति बनाएंगे और आगे देखते हैं क्या हमें करना है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा करने के लिए r त्रिज्या के काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब ये जो मैंने एक लाइन खींची है, ये जो पृष्ठ है, इसकी भी यहाँ से दूरी समान है, हर बिंदु की देख सकते हो r, इसकी भी दूरी समान है। लेकिन गाउस का नियम का जब हम प्रयोग करते हैं तो बंद पृष्ठों के लिए होता है, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बेलन बनाने के लिए अब हमने इसको, इस पृष्ठ को कर दिया है, इधर से भी बंद कर दिया है, ढक्कन लगा दिया है, और इधर से भी बंद कर दिया है। तो इसकी आकृति कैसी हो गई? जैसी एक बेलन की होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस बेलन के हमें अब भाग करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाग कैसे करते हैं। तो हमने इस बेलन के 3 भाग कर लिए। एक भाग जिसका नाम रखा हमने S1, ये है बेलन का वक्र पृष्ठ। दूसरा भाग S2 जो है बेलन का निचला आधार, और तीसरा भाग S3 जो है बेलन का ऊपर वाला आधार।
तो इस बेलन के हमने 3 भाग किए, क्योंकि 3 ही हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है इन दोनों का, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। और वक्र पृष्ठ पूरा एक ही है, तो हमने 3 भाग कर दिए। एक वक्र पृष्ठ S1, दूसरा नीचे वाला आधार S2 और तीसरा ऊपर वाला आधार S3। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब हम जानते हैं, अब पहले हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। तो गाउस के नियम अनुसार काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, तो तुम्हें याद होगा गाउस का नियम बताता है हमें फाई इज इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ समेसन क्यू होता है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। ठीक है, अब इस पृष्ठ ने कितना आवेश घेर रखा है हमें तो नहीं पता, क्योंकि ये तो अनंत लंबाई का तार है। लेकिन अगर मैं इसकी लंबाई को L मान लूँ, L, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा, हालांकि तार की लंबाई अनंत है, लेकिन L लंबाई के तार पर कितना आवेश है। ये तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसका रेखीय आवेश घनत्व पता है। और तुम जानते हो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, Q अपॉन L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, और लैम्डा हमने इसका मान ही रखा है, तो क्या बन गया है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि लैम्डा बराबर यानी कि रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन लंबाई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, अब हमने जो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया है, किसके नियम अनुसार, गाउस के नियम अनुसार। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गाउसियन या गाउसियस बोल देते हैं, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, तो वो क्या कहता था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर S लिखते थे, E इंटू वेक्टर ds। याद आया, जहाँ S बताया करता था हमें पूर्ण समाकलन। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमने क्या किया। अब ये जो है ये होता है सिर्फ ds अल्पांश क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें एक अल्पांश क्षेत्रफल मानना है। तो पृष्ठ S1 के लिए हमने ये अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया है, छोटा सा। ठीक है, पृष्ठ S2 के लिए ये अल्पांश पृष्ठ मान लिया है। ठीक है, इसी प्रकार पृष्ठ S3 के लिए हमने ये अल्पांश पृष्ठ मान लिया है। अब तुम जानते हो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव होती है पृष्ठ के लंबवत। तो ds की दिशा इधर ऐसे हो गई, और ज़रा ध्यान देना ये धनावेश है, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, ठीक बाहर की ओर, और इसी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसी होगी, बाहर की ओर। एग्री। अब देखिए कि ये पृष्ठ है, ठीक, हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है सदैव पृष्ठ के लंबवत, तो ये कैसी हो जाएगी, ठीक ऊपर की ओर ऐसे। ओके, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, धनावेश से दूर की ओर, तो ये धनावेश है, दूर की ओर जाओगे तो कैसे हो जाएगी, ऐसे, राइट। यानी कि
अब ये एक दूसरे के लंबवत है। अब अगर हम इधर देखते हैं तो ds की दिशा कैसी हो जाएगी, ठीक नीचे लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, और e की दिशा ऐसे, यहाँ पर भी एक दूसरे के लंबवत है। इतनी बात समझ में आ गई। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हमने गाउसियन पृष्ठ में एक अल्पांश भाग क्या ले रखा है, ds। यह हम ऐसे कह सकते हैं, गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब चूंकि क्षेत्र तुमने अल्पांश ले रखा है तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, अल्पांश ही होगा। लेकिन तुमने इधर इसका समाकलन कर चुके हो, तो जब हम समाकलन कर चुके होते हैं तो इधर का भी तो क्या होगा कभी, तो जब इधर का समाकलन क्या होगा तो उसकी वजह से d यहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा, कुल बचता है ये। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और s होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब अगर हम यहाँ देखें तो संपूर्ण पृष्ठ के तो 3 भाग है, S1 S2 S3। हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, EDS cos थीटा, ठीक है, जहाँ S संपूर्ण पृष्ठ हो गया और थीटा होता है E और DS के बीच का कोण। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई पृष्ठ तो हमारे 3 है, S1 S2 S3, और कोण अलग अलग हैं। यहाँ तो E और DS के बीच कोण 0 है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ पर तो थीटा एक ही है, तो 0 रखें या 90 रखें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसको 3 बार लिख देते हैं। एक बार S1 पृष्ठ के लिए जोड़ दो, S2 के लिए फिर जोड़ दो, और S3 के लिए। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1, यानी कि हम S1 पृष्ठ की बात कर रहे हैं, E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds cos थीटा। अब हमारे पास 3 थीटा हैं, अलग अलग पृष्ठों के लिए हम वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर की जानकारी अब मैं तुम्हें इधर बताता हूँ, ठीक है। तो देखना क्या है, फाई इज इक्वल टू, देखो इधर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 E इंटू ds कोस थीटा, है ना, कोस थीटा। ओके, तो चलो देखते हैं S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है। S1 पृष्ठ हमने ये मानना है, और यहाँ थीटा होता है E और ds के बीच का कोण, ये है 0 डिग्री, तो ये हो गया कोस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन पृष्ठ S2 E ds कोस, ये है ना S2 E ds कोस थीटा। अब S2 पृष्ठ के लिए देखो, S2 पृष्ठ ये रहा, इसके लिए थीटा यानी कि E और ds के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री, और ऐसे ही S3 के लिए भी कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो गया कोस 90 डिग्री प्लस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S3 E ds कोस 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फाई इज इक्वल टू कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, और E होता है कांस्टेंट। तुम जानते हो गॉसियस पृष्ठ जो होता है हमारा, गॉसियन सरफेस होता है, उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नियत होता है। तो E को तो रखा हमने बाहर, डन। इंटीग्रेशन का साइन S1, और ये सिर्फ क्या लिख दिया हमने, ds। कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और कोस, अब देखो इनको छोड़ो, कोस 90 की वैल्यू दोनों की 0 हो जाएंगी, तो ये सब कुछ आ गया 0, इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू E। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ds S1 सरफेस, यानी कि जो हमने S1 सरफेस मानी हुई है उसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। हमने S1 सरफेस किसको मानना हुआ है, S1 पृष्ठ मानना हुआ है हमने बेलन के वक्र पृष्ठ को, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, जहाँ पर h उसकी लंबाई होती है जो हमने L मानी हुई है। तो
वक्रपृष्ठ, इसका मतलब क्या है, S1 सरफेस का पूरा क्षेत्रफल। तो भैया संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया वक्रपृष्ठ का 2 पाई आर एच, और h लंबाई जो हमने L मानी हुई है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट से भी फाई की वैल्यू आई है, इक्वेशन सेकंड से भी फाई की वैल्यू आई है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से फाई की, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 क्या कह रही है, फाई की वैल्यू E इंटू 2 पाई आर एल, और इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, फाई की वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो जाता है आपका, और E इज इक्वल टू आ गया है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। ये हो गया आपका अनंत रेखीय आवेश के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर तुम इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो सदिश रूप में कैसे लिखोगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर कैप, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी आर कैप की दिशा में। और आर कैप की दिशा कैसी होगी, ये दूरी r थी, वैसे तो ये भी दूरी r है, तो इधर देखोगे तो भी इस दिशा में, यानी कि बाहर की ओर, इधर देखोगे तो भी इस दिशा में, और इधर इधर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या था, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। याद रखना है हमें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, ठीक। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, दो रिजल्ट निकलते हैं, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विद्युत क्षेत्र वर्ग में गलत बोल गया, विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। तो तुम जानते हो जब दो राशि व्युत्क्रमानुपाती होती हैं तो उनके बीच ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, तो E और R के बीच तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और जब दो राशि समानुपाती होती हैं तो उनके बीच ग्राफ एक सरल रेखा में आएगा, तो E और लैम्डा के बीच ये ग्राफ सरल रेखा में आ जाएगा। तो आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो इसको याद रखना है और नेक्स्ट की तैयारी करनी है। आई होप तुम ऐसा करोगे। ओके स्टूडेंट, बाय।